आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। अभिषेक जी शुरू करो। सर नमस्ते नमस्कार। गुरुजी। प्रणाम। सर मेरा क्वेश्चन जो है प्रश्न कुंडली से रिलेटेड है। हाँ बताइए। मैंने आपका प्रश्न कुंडली कोर्स खरीदा हुआ है। ठीक है। तो सर उसमें मेरा क्वेश्चन जो है वो फ्लैट परचेज से रिलेटेड है। फ्लैट परचेज करना, ठीक है। जी। ठीक तो है। सर इसमें जो है इसमें जो कुंडली बनी उसमें कर्क लग्न बना। ठीक है। मंगल जो है वक्री लग्न पे। ठीक है। और शनि जो है 8th हाउस में। ठीक है। चंद्रमा जो है फर्स्ट हाउस पहली राशि ये में। सब मत बताओ, ये सब मत बताओ जी। अभिषेक जी, हमें जाना है सूत्र में। जी। हमें सूत्र को समझने का प्रयास करना है कि फ्लैट का मतलब हो गया बना बनाया घर। सर। अब इसमें क्या क्या चीज इन्वॉल्व है? इसमें एक तो फोर्थ हाउस इन्वॉल्व है, जी। क्योंकि कार्येश को आइडेंटिफाई करना प्रश्न कुंडली में बहुत जरूरी होता है। सर। दूसरी चीज क्या है? लाभ हो रहा है हमें, सर। यानी कि 11वां भाव इन्वॉल्व है। सर। हमें पैसे का लॉस भी हो रहा है, धन का लॉस भी हो रहा है, क्योंकि बिना पैसे दिए तो फ्लैट मिलेगा नहीं, सर। है ना। अगर हम परचेज कर रहे हैं तो फिर वहां पे 12वां भाव भी इन्वॉल्व है। सर। तो हमने ये तीन भाव को देखना है। सर। लगन का लॉर्ड चंद्रमा सर। मंशा को दिखाता है कि हम कितने डेस्परेट हैं प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए। सर। तो चंद्रमा अगर बली है तो इसका मतलब व्यक्ति मन से तैयार है। कई बार व्यक्ति मन से तैयार नहीं होता, पर किसी दबाव से, फैमिली के दबाव से, या सिर्फ अपने एक्साइटमेंट को ठीक करने के चक्कर में वो बोल देता कि चलो यार खरीद लो, देख लो, ये देखते हैं वो देखते हैं। पर वो लेगा या नहीं लेगा, तो चंद्रमा यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा। अगर चंद्रमा केंद्र त्रिकोण में बली है तो निश्चित रूप से वो मन बना चुका है। अब मंगल आपने कहा वक्री है, लगन में बैठा है। सर। अब लगन में बैठा हुआ वक्री मंगल, मैं स्पेशल वक्री मंगल की बात कर रहा हूं, जी। जी। तो ये बहुत ज्यादा रेडी है चीज को दिलाने के लिए, बट कंफ्यूज कर रहा है। कंफ्यूज का मतलब कहते हैं जैसे आदमी का पेट नहीं भरा है, उसको चीज मिल गई है, पेट नहीं भरा है, यानी कि उसको अभी भी लगता है कि मुझे और कोई तलाश करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इट मे बी कि इससे मच बेटर मिल जाए। तो सर। उसने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया कि मैं लूं या नहीं लूं। तो यहाँ पर ये फाइनल डिसीजन नहीं होने देगा। तो प्रश्न क्या है वो बताओ पहले। सर ये क्वेश्चन ये है कि मंगल वक्री जो है सर, क्योंकि प्रॉपर्टी हाँ। का रिलेटेड मंगल वक्री है। और हाँ। शनि जो है शनि 8th हाउस में है हाँ। इसमें। हाँ। और बने हुए मकान का कारक जो है शनि होते हैं। ठीक है। इसमें सर चतुर्थेश जो है 7वें हाउस में शनि की राशि में बैठे हुए हैं। छोड़ो वो, प्रश्न क्या है वो बताओ। प्रश्न सर ये है कि शनि और मंगल का समझना है सर कि शनि 8th हाउस में है। हाँ तो और शनि अष्टम भाव में शनि अच्छा होता है। अष्टम का शनि तो अच्छा है। नुकसान क्या, अपनी राशि में गया वो। बट सर 8th हाउस में है ना, तो 8th हाउस हाँ, को एट्थ हाउस का अच्छा होता है, शनि अच्छा है। इसमें सर चौथे राशि से पांचवे है, मतलब 4th हाउस से 8th जो है 5th होता है। हम्म। तो वो भी एक तरीके से पॉजिटिव, लेकिन मुझे सर वही मंगल वक्री और शनि का ही समझना था कि जो है ना। कुछ नहीं है, सिर्फ मंगल वक्री जो है कंफ्यूज कर रहा है। हनुमान जी की पाठ पूजा करके थोड़े दिल को मजबूत करना पड़ेगा, फिर बाद में आप जो है कर सकते हो। तो सर इसमें जो है ये इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन है सर कि मैं हम्म। एक पहले की प्रश्न कुंडली मैंने लगाई थी। हम्म। ये लगभग जनवरी फरवरी का था। हम्म। इसमें हम्म। सर इसका भी जो लग्न है वो कर्क लग्न ही है। हम्म। और इसमें मंगल जो है बुध और शुक्र के साथ छठे भाव में बैठा हुआ है। बुध और सूर्य छठे में चला गया, नहीं, ठीक बुध है। और सूर्य नहीं सर, बुध और शुक्र के साथ मंगल, सूर्य बुध, शुक्र। बुध शुक्र छठे में है। मंगल। नहीं, बुध शुक्र छठे में कह रहे हो आप। हाँ सर, बुध बुध शुक्र और मंगल छठे में। हाँ तो मंगल छठे में चला गया ना। पहले ये तो देखो कि मंगल जो है कर्क लगन में पंचम और दसम का लॉर्ड है। जी। हाँ तो वो मंगल कहीं भी जाओ, उससे क्या लेना देना। और सर शनि 8वें में है। तो इसका सर उस समय जो है ना, शनि आठवें में है तो ठीक है। अ, तो सर इसका क्या रिजल्ट बनेगा सर, ये जो है ना शनि मंगल। आठवें का है, फिर वही वाली बात, आप स्टेप पकड़ो ना। आप चंद्रमा देखो सबसे पहले। चंद्रमा सर सेकेंड हाउस में। आप चंद्रमा की बात ही नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूँ डिसाइडिंग फैक्टर चंद्रमा होगा।
जब तक व्यक्ति का मन स्थिर नहीं होगा, वो डेस्परेट नहीं होगा कि मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए। हमेशा प्रश्न कुंडली में ध्यान रखो कि जो प्रोसेस है वो प्रोसेस किस तरीके का प्रोसेस है। सर चंद्रमा चूंकि सेकंड हाउस में था सर, इसलिए मैंने नहीं बोला। प्रॉपर्टी के हाउस में चंद्रमा है, सूरज नहीं के घर में है। नहीं नहीं, बेशक सूरज के घर में हो, परंतु चंद्रमा हमारे फैक्टर्स को दिखाता है। जी जी क्योंकि प्रश्ना में लगन का स्वामी वो प्रश्नकर्ता के मन की स्थिति को दिखाता है जी जी। कि एक व्यक्ति कितनी डेस्परेटली चाह रहा है कि ये चीज मुझे मिल जाए। अब एक आदमी चाहे ना तो फिर कैसे मिल जाएगी, तो औने पौने दाम पे बोलेगा। जी सर, चूंकि चंद्रमा सेकंड भाव में था इसलिए मैंने चंद्रमा को डिस्कस नहीं किया था सर। नहीं नहीं, पहले वाले क्वेश्चन में, कोई पहले बात नहीं वाले अभिषेक जी, क्वेश्चन मैं समझ गया। अब मैंने स्टेप बता दिए हैं, सर सर आप खुद इस चीज को तो देखिए सर कि कहाँ पे क्या है। तो सर इसमें समझना था कि छठे हाउस में जो शुक्र शुक्र बुध के साथ जो मंगल बैठा हुआ है, तो हम्म। फोर्थ हाउस का भी जो शुक्र हुआ सिक्स हाउस में बैठा हुआ है। हाँ, वो और दिखाता है कि लोन की मदद से ये प्रॉपर्टी लेने का बनेगा। सर शुक्र और मंगल एक साथ बैठा हुआ तो ये नुकसान नहीं करेगा? ना, ऐसे नहीं। हमें ये देखना है कि ये प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी। ये कुछ परिवारजनों से पैसा लेकर के मिल सकती है, कुछ लोन बैंक के द्वारा लोन लेकर के प्रॉपर्टी मिल सकती है। तो चीजें होगी। सेकंड हाउस में गया है तो इसका मतलब ये भी हमारे को बहुत स्थिरता नहीं दे रहा है। ये भी हमें कहीं ना कहीं कंफ्यूज करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। पर इसमें जब भी प्रश्न कुंडली का मतलब ये नहीं होता कि यस और नो। इसका मतलब ये भी होता है कि अगर कहीं पर दिक्कत है, कहीं पर बाधा है, तो उसका रेमेडी कर ली जाए। और रेमेडी करेंगे तो कर सकते हैं, सर कोई ऐसी बात सर इसमें शनि की दृष्टि भी पड़ रही, सातवीं दृष्टि चंद्रमा पे पड़ रही, आठवें आठवें भाव से शनि नहीं। की। मैंने बता दिया ना अभिषेक जी, हम तो कंक्लूड करके बताते हैं। अब मैं एक सर एक चीज कैसे बताऊं? देखो जी, शनि ठीक की सर। चंद्र दृष्टि आ नहीं रही मैंने है। सर एक, शनि की दृष्टि आ रही है, इसीलिए मैंने कहा कि वो उसको कहीं ना कहीं जो है डावाडोल कर रहा है। कंफ्यूज करेगा। ठीक सर, हाँ। थैंक यू सर, थैंक यू। कुलकर्णी साहब, नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये लग्न की डिग्री पे है। यदि हम्म। लग्न की डिग्री संधि में आ जाए तो कौन सा हम्म। लग्न पकड़ना है? मेरा क्या है, पाइसेस लगन है। हम्म। लग्न की डिग्री एक है। यदि हम्म। 4 मिनट का डिफरेंस है तो बर्थ सिंपल सी टाइम में बात है कौन कुलकर्णी लगन बन साहब, जाएगा? आपको ये समझना इसलिए होगा कि दोनों ही लगन का या- जब भी कस्प लगन, इसे कस्प लगन बोलते हैं, अगर बहुत, अरे हाँ। नीचे आइयो विशाल। अगर दोनों ही लगन मतलब उसमें असर पैदा करेंगे, मीन लगन का असर भी आएगा, मेष लगन का भी असर आएगा। correct। अब उसमें हमें देखना पड़ेगा कि ये कुंभ मीन लगन था। मीन का असर ज्यादा आएगा कि मेष का आएगा। तो आपको देखना है कि गुरु ज्यादा बलशाली है कि मंगल ज्यादा पर बलशाली है कुंडली में। अगर मंगल ज्यादा बलशाली है तो मेष के असर आपको ज्यादा मिलेंगे, अगर गुरु ज्यादा बलशाली है तो आपको मीन के असर ज्यादा मिलेंगे। सर मेष का या कुंभ का सर? नहीं, इन्होंने कहा करेक्ट, मेरा ओके। मीन लगन सर है और एक और प्रश्न मीन एंडिंग था पे लगन, है। गुरुजी मेरा। मीन कुंभ लगन का। 1 डिग्री कुंभ है। का। 1 डिग्री बोला है? 1 डिग्री मुझे बोला। 29 डिग्री सुनाई नहीं है, सॉरी। 1 डिग्री। अगर फिर वो कुंभ नहीं, और मीन एक के डिग्री। बीच एक डिग्री। शायद नहीं लिखा है, हाँ, 1 डिग्री। बैठे हुए लोग। नहीं नहीं, अग्नि और गुरु दोनों ही पावरफुल दिखते हैं और दोनों ही आपकी आपकी एक आवाज कट रही है एक एक्चुअली में ही ना, इसलिए जगह पे कुलकर्णी साहब, है लगन आपकी देखो हाउस फोटो। में। चलो, मैंने सूत्र बता मैं दिया। दूसरे अगर कोई 1 डिग्री का है लगन करेक्ट, या 29 डिग्री का है तो करेक्ट, ये कस्प लगन कहलाते हैं ये। करेक्ट, तो उसमें दोनों ही लगनों का असर करेक्ट, हमें देखने को मिलता है। और वो देखने का मैंने तरीका भी आपको करेक्ट, बता दिया। हाँ करेक्ट, मोनिका जी, करेक्ट। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। गुरुदेव, थोड़ा स्टूपिड सा क्वेश्चन है मुझे हम्म। थोड़ा सा। जब हम वैदिक पढ़ रहे हैं तो उसमें हम्म। लग्न का लॉर्ड आप जब बताते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वहां बैठे ग्रह को कह रहे हैं या राशि मालिक को कह रहे हैं। बहुत ये सिंपल है। जब भी हम लगन का लॉर्ड की बात करेंगे मोनिका जी, तो राशि का स्वामी, यानी लगन में जो राशि है, उस हम्म, राशि का जो स्वामी ग्रह है, हम उसकी बात कर रहे जी हैं। बस जैसे यही। अगर आपका लगन है, लगन पे अगर नंबर 4 लिखा है, तो जी। यहाँ पर बात हो रही कर्क राशि की।
राशि की बात हो रही है। राशि का स्वामी है चंद्रमा, तो हम कहेंगे लग्नेश, यानी जी, लग्नेश का मतलब चंद्रमा। चंद्रमा। तो जी चंद्रमा कहाँ पर बैठा है, ये वो चीज डिसाइड करेगा। अगर वहां जी। पर नंबर 12 लिखा है, इसका मतलब मीन राशि। मीन राशि, और जी मीन राशि का स्वामी कौन हो गया, गुरु। जी तो हाँ, वो चीज को देखना है। जी। धन्यवाद गुरुदेव। हाँ ऋचा जी। प्रणाम गुरुजी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे आजकल बच्चे बहुत सारे आईवीएफ की तरफ जा रहे हैं, तो वो कैसे हम डिसाइड करेंगे कि सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, या किस तरह से बच्चों ये का। ऋचा जी आपकी और हमारी पीढ़ी ने बर्बाद किए हैं इन बच्चों को। जो हम्म। हमारी जो पीढ़ी है ना, उन्होंने बच्चों को बड़ा पैम्पर्ड चाइल्ड बना दिया। आईवीएफ लास्ट सॉल्यूशन है, नॉट फर्स्ट सॉल्यूशन। सर्जरी सिजेरियन लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, ना कि फर्स्ट ऑप्शन। उसके लिए यंग एज में हमने पढ़ाई पे तो बहुत ज्यादा जोर दे दिया, पर फिजिकल एक्टिविटीज पर जोर नहीं दिया। क्या कारण है कि आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले महिलाएं बच्चे पैदा करती थी, और वो 3 बच्चे 4 बच्चे पैदा करने के बाद भी 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल तक आराम से जीती थी। और अगर 60 साल से मिलने पे चलो तो वो आराम से कड़क दिखती थी, और वो 60 साल तक आराम से खाना बनाने में सक्षम होती थी। तो जी तो फिजिकल वर्क रीजन कम क्या है? हो गया ना। तो रीजन है फिजिकल एक्टिविटीज। हम्म। हमने उनको बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव बना दिया। सेंसिटिव नहीं बनाना चाहिए, इतना सेंसिटिविटी भी ठीक नहीं होती। हमारे पास केस आते हैं, महिलाएं मुश्किल से एक बच्चा पैदा करती हैं, और वो भी सिर्फ अपने माँ बाप के कहने पर। और कोई ये सिखा देता है कि अपनी मैरिज लाइफ बचाने के लिए एक बच्चा पैदा कर ले बस, मतलब उनको उसमें भी इंटरेस्ट नहीं है। ये इंटरेस्ट कम क्यों हो रहा है? क्या कारण है? वो पति के कहने पर बच्चा पैदा करने में इंटरेस्ट नहीं कर रही है, खुद के अंदर कोई जिज्ञासा नहीं है बच्चा पैदा करने की। इसका सबका असर आने वाली पीढ़ी पर बहुत गंदा पड़ने वाला है। ये तो सिर्फ बच्चा पैदा करने को लेकर के स्ट्रेस में, आगे आने वाली पीढ़ी बच्चा पैदा ही नहीं करेगी। उनको हमने थोड़ा सा झेलने की ताकत ही नहीं दी है। अब आईवीएफ कब होता है? पंचम भाव या पंचमेश पर जब भी राहु का असर पैदा हो जाए। नंबर एक बात, पंचम भाव या पंचम पर राहु का असर पैदा हो जाए, नवम भाव पर राहु का असर पैदा हो जाए, या नवमेश के ऊपर राहु का असर पैदा हो जाए, लगन या लगन के ऊपर राहु का असर पैदा हो जाए। आईवीएफ कराने की चाहत जो रखता है वो राहु रखता है, ये हमें समझना होगा। और राहु ही यहां पर बैठ करके दिखाता है कि आदमी को मति भ्रम है। पहले भाव में, पांचवें में, नौवें में अगर बैठ जाता है तो दिखाता है कि बंदे को क्लैरिटी नहीं है लाइफ के बारे में। अब वो समझता है, इन तीनों जगह पर बैठा हुआ राहु व्यक्ति अपने आप को बहुत साइंटिफिक, बहुत ही ज्यादा नॉलेजफुल समझता है, और उनको लगता है कि यार ये चीज तो ठीक नहीं है, और उनको लगता है जैसा हम सोच रहे हैं वो चीज बिल्कुल ठीक है। अब पर इसका मतलब ये नहीं कि ज्योतिष में 1, 5, 9 वालों को आईवीएफ होगा ही होगा, ये बिल्कुल इसका मतलब मत समझना। ये सिर्फ उनकी इच्छा शक्ति के ऊपर है। अगर उनकी इच्छा शक्ति है नेचुरल बेबी की, प्रार्थना करें, ग्रह शांति करें, बहुत सारे उपाय हैं, उनकी तरफ जाएं। फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। फिजिकल एक्टिविटीज कर लो। पहले भी ऐसा थोड़ी है कि पुरानी महिलाएं होती थी उनका भी राहु पंचम में होता था, नवम में होता था। हाँ, उनको देरी होती थी, मैं मान सकता हूँ कि 3 साल हो गए शादी को पर बच्चा नहीं हो रहा है, 5 साल हो गए बच्चा नहीं हो रहा है। हाँ, ये उनको पीड़ा होती थी, नो डाउट। 5 साल 7 साल हो जाते थे बच्चे नहीं होने में, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है, ये उसका काम है। पर वो इस बात की कोई गारंटी नहीं देता कि भाई पक्के रूप से आपको आईवीएफ में जाना ही पड़ेगा। अगर कोई सोच ले आईवीएफ में मुझे नहीं जाना है, तो वो नेचुरल बेबी की तरफ जा सकता है। अब प्राणायाम करे वो ढंग से, मेडिटेशन करे वो ढंग से, फिजिकल एक्टिविटीज करे, तो काम हो जाएगा।
तो आईवीएफ के पीछे तो ऋचा जी खुद का मन स्तर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। सिजेरियन जो है डॉक्टरों की कमाई का भी साधन है, और महिला को भी लगता है यार सिजेरियन से दर्द कम होगा, पेन कम होगा। उस मिथ से बच चक्कर के अंदर आकर के वो अपने शरीर का भी कबाड़ा करती हैं, और होने वाले बच्चे का सबसे ज्यादा नुकसान है। जो बच्चा जितना संघर्ष करके संसार में आएगा, वो बच्चा इम्यूनिटी वाइज उतना ही स्ट्रांग होगा, उसके अंदर उतना ही बीमारियों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होगी। आईवीएफ से आने वाला बच्चा, सिजेरियन से आने वाला बच्चा कुछ ना कुछ बीमारियों को कैरी करके चलता ही है। मतलब ज्यादा नहीं, वो 25-30 साल की उम्र में ही बीमारियों का शिकार हो जाता है, और ये बड़ा प्रैक्टिकली देखने में आया। तो हम तो बड़ा अपने आप को लकी मानते हैं कि हमारी दादी कहती थी तुम तो घर में ही हो गए थे, मतलब नेचुरल। तो हम कहते हैं यार जब भी कोरोना का असर कम हुआ है, नहीं तो फंस जाते बुरी तरीके से। हैं? चलिए देखो, नेचुरल जो चीजें होती हैं वो देखने में बड़ी सिंपल लगती है, बट सिंपलिसिटी में बहुत बड़ी ताकत है। जहां पर बनावट आ जाती है ना, वहां पर मामला गड़बड़ हो जाता है। हमारा शरीर विज्ञान ने नहीं बनाया, ये हमें समझना होगा। हमारा शरीर केवल मशीन नहीं है, हमारा शरीर इमोशंस भी है, और उस इमोशंस में जितनी सिंपलिसिटी रहेगी ना, उतना बेटर रहेगा। आईवीएफ एक साधन है उन माँ बाप के लिए जहां पर हर तरह की रेमेडी फेल हो गई है, कोई चीज काम नहीं कर रही है, वहां पर है। अगर पति पत्नी दोनों फिजिकल एक्टिविटीज में बराबर पार्टिसिपेट करें, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो जाए, ये उन्हें मालूम ही नहीं है। तो बहुत सारे चीजें खराब होती हैं, और जाने अनजाने में माता पिता भी बहुत बड़ा अज्ञानतावश अर्थ का अनर्थ कर बैठते हैं, और अपने बच्चों का नुकसान कर बैठते हैं। मैं तो ये कहता हूं, चलो हमारी सरकार कहती है मान लो बात, 2 बच्चों वाली बात मान लेनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि ज्यादा जनसंख्या बढ़ानी चाहिए, पर मुझे हंसी जब आती है जब लोग कहते हैं 2 लाख रुपए महीना तो पत्नी कमाती है, 3 लाख रुपए महीने मैं कमाता हूँ, दूसरा बच्चा नहीं कर सकते। मैंने कहा भाई तुम क्यों नहीं कर सकते? बोला जी इतना पढ़ाइयों के खर्चे बहुत हो गए, जो है ये हो गया वो हो गया। अरे भाई बच्चे में इतना खर्चा ना सोचने की क्या जरूरत है आप लोगों को? 3 बच्चे बेस्ट है, हैं? बाकी तो अब सरकार की माननी पड़ेगी, हैं? और पुरुषों में भी धीरे धीरे कमजोरियां आती जा रही हैं। पुरुष जिम्मेवारी नहीं उठाना चाह रहा। पुरुष का मतलब नए जो बच्चे आ रहे हैं, नए लड़के आ रहे हैं, जो ये जिम्मेवारी से भाग रहे हैं कहीं ना कहीं, तो वो भी बहुत गड़बड़ बात है। और मैं तो कहूंगा कि प्रॉपर कुंडली चेक करो। अगर पुरुष की कुंडली में कोई कमजोरी है, वो उपाय करें। अगर दवाइयों की आवश्यकता है तो दवा, डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्टेशन लेके दवा करें, परंतु ये मंशा ना पालें कि हम संतान ना करें, या एक ही करें। जो एक लड़का हो या लड़की हो, मैंने अपने अनुभव में पाया है ये अपने माँ बाप को बहुत तंग करते हैं। एक लड़का भी होता है, वो भी उंगलियों पे नचाता है उसको, और माँ बाप एक ही बात कहते हैं जी, क्या बोले, कल को कुछ कर लिया तो। अब वो तो का तो जवाब किसी के पास नहीं है। और आजकल के तो हो भी रहा है ऐसा। अब कुछ लोगों के कुंडलियों में स्त्री श्राप है, और स्त्री श्राप एक तरह से वैदिक तरीके से भी बनता है और लाल किताब के तरीके से भी बनता है। अब वो अगर कुंडली में है तो स्त्री भाई कुछ ना कुछ रूप में परेशान करेगी आप। अब इसी प्रकार से अगर किसी लड़की की कुंडली में उसके विवाह संबंधी ग्रह खराब हैं, तो उसको पति से पीड़ा आएगी। थोड़ी आए ज्यादा आए, ये तो आएगी। अगर ये हम ज्योतिष जैसा साइंस अब तो चलो आगे बढ़ रहा है,
पर समझाने वाले अभी भी कम है। साइंस सीखने वाले बहुत हैं, ज्योतिष सीखने वाले बहुत हैं, पर उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन समझाने वाले बहुत कम है हिंदुस्तान में। अगर हम उसको दिमाग में बिठाएं भाई ये तो थोड़ा बहुत सहन करना पड़ेगा, तो उनको समझ में आ जाए तो वो क्यों सुसाइड करें। और आत्महत्या तो अपने आप में पाप है। मैं उस केस की स्क्रूटनी नहीं कर रहा, पर मेरा अपना ये मानना है आत्महत्या महापाप है। ऐसी चीजों में नहीं जाना चाहिए। जीवन में परेशानी आती है, और जीवन है ही अप एंड डाउन का खेल। जीवन में अमीर से अमीर आदमी, देखो हमारे पास मिडिल मिडिल क्लास से लेकर के बड़े अपर लेवल तक के क्लाइंट्स आ जाते हैं, बातचीत करते हैं। 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, इस लेवल के आदमी होते हैं। आपको क्या लगता है वो लोग सुखी हैं? उनकी चिंताएं अलग किस्म की हैं बस। आपकी चिंता अलग किस्म की है, पर चिंताएं तो उनके पास भी है। ऐसा नहीं है कि चिंता उनके पास नहीं है। किसी के पास रिलेशनशिप की चिंता है, किसी को हेल्थ की चिंता है, किसी को स्टेटस की चिंता है, किसी को किसी और चीज की चिंता है, पर चिंता है। तो नेट रिजल्ट मेरा, मैंने यही निकाला भाई, जीवन है तो चिंता होगी है, और ये तो चिता में जाके दूर होगी। अब हमें देखना है कि ये चिंता को कैसे टैकल कैसे करना है। वो चीज हमें ज्योतिष में सीखनी है। ठीक है। ज्योतिष एक बड़ा महान विज्ञान है। इससे सीखिए, इसमें बहुत सारी लर्निंग्स छुपी हुई, बहुत सारी लर्निंग छुपी, और हमें जीवन जीना सिखाता है ये, कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। तो समझ में आता। गीता पढ़ते तो हमें पता चलता बेचारे अर्जुन की मनोदशा क्या है। गीता पढ़ें तो हमें समझ में आए कि हम सभी अर्जुन बने हुए हैं, और हमें एक मेंटर की जरूरत है, एक श्री कृष्ण की जरूरत है। कभी कभी बंदा इतना उदास होता है कि श्रेष्ठ धनुधारी होते हुए भी वो धनुष उठा नहीं पा रहा है, क्योंकि वो कंफ्यूज है। उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो करूं क्यों करूं। उसको उसका उद्देश्य क्लियर नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही हम सब मनुष्यों के कई बार उद्देश्य ही क्लियर नहीं होते कि हम क्यों करें कोई भी काम। जब हमारे उद्देश्य क्लियर नहीं होते, हमारे टारगेट्स क्लियर नहीं होते हैं, तो इस तरह की विडंबनाएं हो जाती। चलिए निखिल काले जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मेरे 3 क्विक सवाल है। हम्म। गुरुजी, सेकंड भाव में जब धनु राशि में सेकंड भाव में अगर गुरु बैठा हुआ है और हाँ 12वें भाव में शनि बैठा हुआ है, फिर भी हाँ। धन के लिए ये योग अच्छा कैसे बनता है? पहली बात तो प्रथम। धन का स्वामी इसमें आपने बताया कि खुद गुरु ही है, क्योंकि धनु राशि आपने सेकंड हाउस में बोला। यही यस बात सर, है। यस सर। हाँ, यस सर। यानी आप वृश्चिक लगन की बात कर रहे हैं, और नहीं सर, वृश्चिक। धनु धनु लगन में सर सेकंड भाव में 10 नंबर है, और उसका हाँ जो लॉर्ड है वो 12th में बैठा हुआ है। हाँ, तो ऐसे बोलिए कि सेकंड का लॉर्ड शनि है, वो जी 12वें में सर। बैठ गया। हाँ, ये तो बहुत अच्छा योग हो गया। सर शनि की दृष्टि तो आई मीन शनि शनि जो हल्लू हल्लू होता है सब, तो ये और डिले कर देता है, पाप ग्रह है तो ये। पहली चीज समझनी चाहिए, ये बहुत सारे लोगों का मिसकंसेप्शन हो सकता है। लगन का स्वामी का 11वें भाव में बैठना, ध्यान से समझ, लग्नेश का 11वें में बैठना बड़ा अच्छा माना जाता है। इसी प्रकार से सेकंड हाउस का 12वें में बैठना बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि अगर सेकंड हाउस से आप गिनती करोगे तो 11 नंबर आएगा। जब 12 तक गिनती करोगे तो क्या आएगा? 11। 11 है लाभ, धन का लाभ। भाव से ग्रह कहां पर गया, यानी कितने भाव आगे गया ग्रह, वहां पे क्या दिखा रहा है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड हाउस का लॉर्ड लगन पर गया, बहुत अच्छा योग है। ये चीज कुछ याद रखनी पड़ती है। सेकंड का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में आ गया, अब आप कहेंगे जी ये तो 12वां चला गया, ये सूत्र कैसे बदल गया, ये तो रट्टा मारने वाली बात तो नहीं हुई। तो क्या समझे, लगन कुंडली का सिंहासन है। अब धन का स्वामी कहां पहुंच गया आपका?
सिंहासन पर पहुंच गया, टॉप मोस्ट पोजीशन पर पहुंच गया, तो सीन बदल गया। बहुत सी चीजें भाव की स्थिति के अनुसार भी बदलती रहती। भाव के पास क्या स्ट्रेंथ है, ग्रह को उस भाव में जाने पर कितनी स्ट्रेंथ गेन हुई, इन सब चीजों का निष्कर्ष निकालने से चीजें समझ में आएंगी। 12वें भाव का स्वामी 11वें में बैठ गया, पर अपने से 12वां बैठ गया। अब बड़े कंफ्यूजन है कि अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। भाई बहुत अच्छा हो गया, 12वां भाव लॉस था, लॉस का लॉस, लॉस खत्म हो गया तो अच्छा हो गया। 12वें का लॉर्ड 11वें में बैठ जाए अपने से 12वां जा करके, ये विदेश का बड़ा प्रबल राज्य, प्रबल योग है। किसी आदमी को हो तो उसे अपना जन्मभूमि छोड़ करके दूसरी दूर जा करके रहना चाहिए, दूर जाके कमाना चाहिए। तो संबंध ये होते हैं मेरी कुंडली में है द्विद्वादश सर। मैं संबंध, त्रि एकादश संबंध, चतुर्थ दशम संबंध, नवम पंचम संबंध, षडाष्टक संबंध। उनमें से कौन सा आ रहा है वो चीज देख करके हमें पकड़नी पड़ेगी। सेकंड क्वेश्चन था मेरा गुरुजी, अगर गुरु जैसे सेकंड भाव में बैठा है तो डेबिलेटेड है, शनि की राशि में बैठा है, तो इसे स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाता है, बली कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते करने हैं? के निखिल जी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मंत्र जाप हो सकता है, दान हो सकता है, पुण्य हो सकता है, बहुत सारे तरीके, उपवास हो सकता है। पर आप ये कहें कि ये ग्रह नीच राशि में चला गया, जी नीच राशि में चला गया, धन को क्यों पकड़ के बैठे, गुरु को पकड़ो। गुरु नीच राशि में गया तो गुरु आपकी इस कुंडली में किस भाव का स्वामी है उसको देखना पड़ेगा। अब धनु लगन है, धनु लगन है तो लगन का लॉर्ड हो गया, ये नीच राशि में चला गया, तो लग्नेश और चतुर्थेश के को डेंट पड़ गया। अब हमें जी ये देखना है क्या इसका नीच भंग हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा स्टेप्स है में मेरे जाओ। को। अगर नहीं हो रहा है तो लग्नेश कमजोर हो गया। लग्नेश कमजोर होने के क्या मायने, आदमी में कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी, वो अपने वो सोचे हुए प्लान के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई नहीं कर पाता। उसको लगता है नहीं नहीं प्लान तो बहुत अच्छा है पर लगता कमी है, जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा ना तो हो नहीं पाएगा। और ऐसा नहीं वो प्रयास नहीं करता, जब प्रयास करता भी है, जब वो प्रयास करेगा यानी कि अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने का, प्लान को जब वो प्रैक्टिकली करेगा, फेल होने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो घबरा जल्दी जाता है, जल्दी वो पेशेंस छोड़ बैठता है। तो इसलिए वो कहेगा नौकरी बेटर है यार, जिसमें रिस्क नहीं हो उसमें जाना है। जब रिस्क ही नहीं लेगा तो उसकी तरक्की रुक जाएगी। इसीलिए कहा गया लगन का लॉर्ड पर बहुत कुछ उसकी तरक्की उन्नति डिपेंड करती है। लग्नेश डिसाइडिंग फैक्टर है किसी व्यक्ति की ग्रोथ का। अगर वो बलशाली है तो ग्रोथ करेगा ही करेगा, और बलशाली नहीं है तो भाई उसको बलशाली बनाओ, सिंपल बना बात है। तो यहां पर क्या हो गया, लगन का लॉर्ड हो गया, तो अब इसको आप खाली नहीं छोड़ सकते, मतलब आप इसको ऐसा नॉन ट्रीटेड नहीं छोड़ सकते, क्योंकि चतुर्थेश और लग्नेश का अच्छा होना बहुत जरूरी हो गया। इसके बगैर हम राइज कैसे करेंगे लाइफ में, फिर बरकत जी घर में पैसे की वो कैसे आएगी, नहीं आ पाएगी। तो इसका सोच के साथ संबंध है, हमारी सोच में प्रॉब्लम पैदा हो गई है लग्नेश के कमजोर होने से। तो ऐसे में उसको बल दो, बल देने के लिए रतन धारण करो, गुरु की चीजों को अपने समीप लेके आओ, मंत्र जप भी करो। जितना जी मंत्र जप करोगे, मंत्र जो होता है स्ट्रेंथ देता है आपको, इनर स्ट्रेंथ गेन करवाता है, वो जी करोगे तो बात बनेगी, है ना। गुरु जी, रतन इसी धारण से करो और करो। जी तो इसी से अगर इसी कुंडली में राहु और शनि स्ट्रांग है और अब बाकी, इतना तो नहीं ये निखिल जी, कुंडली किस ये तो तरफ जाएगी? कुंडली का विश्लेषण हो जाएगा, सारे मेरे पीछे पड़ जाएंगे और सारे लिखेंगे गुरु जी आपने एक की कुंडली देखी, अब हमारी सबकी देखो। नहीं, जस्ट जनरल पूछना चाह रहा था, अगर राहु और शनि कुंडली में ना ना स्ट्रांग ना होता तो नहीं, कुंडली किस ये तरफ जाती है? पर्टिकुलर 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 पॉइंट पूछ रहे हो ना, ये सूत्र नहीं पूछ रहे, सूत्र से मैंने बोल दिया, है ना। फिर वो कहेंगे जी हमारा भी शनि राहु यहाँ बैठा है, बताओ जी आप। अच्छा, कोई बात और नहीं, कोई स्टूडेंट दिक्कत नहीं। अक्सर यही पूछता है कि ये आप विश्लेषण करो, मुझसे क्लास में भी होता है, वो चाहते विश्लेषण मैं करूं,
अरे भाई मैं विश्लेषण नहीं करता, क्योंकि बहुत सी चीजें बिना देखे हम नहीं समझ पाते हैं। अच्छा, फिर एकदम से स्टूडेंट हाँ जी ऐसा कुछ नहीं है, हो गई बेचारे गुरुजी की तो बेइज्जती 1 मिनट में, उसकी 20 साल की तपस्या जीरो हो गई। अब वो गुरुजी बेचारा बोल भी नहीं पा रहा कि भाई ये नहीं बताया तूने, वो भी बताना था, मैंने वो पूछना था, मैंने नवमान देखना था, वो सारे प्रैक्टिकली बेचारे के सूत्र धरे रह जाते। गुरुजी, नवमांश से एक संबंधित प्रश्न था। नवमांश कुंडली कुछ ऐसा होता है क्या? 35 साल के बाद में नवमांश एक्टिवेट होता है, और उससे पहले नहीं, नवमांश आपकी हमेशा लग्न। ही एक्टिव रहता है निखिल जी, पहले तो इस चीज को समझ लो। अच्छा। एक्टिव रहता ही है। नवमांश किस भाव का को एक्सपेंशन है उसको समझना पड़ेगा। पर सुपर एक्टिव कब रहता है? क्योंकि एक्टिव नहीं रहेगा तो हम कुंडली में ग्रह की स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, सोचो। लगन चार्ट में कोई ग्रह नीच का हुआ, नवमांश में उच्च का हो गया, जी। तो सूत्र कहता है कि इसको उच्च का परिणाम मिलेगा। अब वो मान लो लड़का है 18 साल का, तो क्या, अब मैं मंगल का उदाहरण दूं। मंगल नीच राशि में बैठा है लगन चार्ट में, नवमांश में उच्च का हो गया, या किसी तरह से पावर गेन कर गया, स्वग्रही मान लो, उच्च का मान लो। सूत्र कहता है मंगल तो इसका स्ट्रोंग है। अब वो बंदा एक्सरसाइज करता हुआ मिल रहा है, डोले शोले बना रहा है 18 साल की उम्र में, डरता नहीं है, दबंग है, बराबर। मंगल के सारे अच्छे असर आ रहे हैं उसको। बापू प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी कमाए जा रहा है, क्यों, आनी तो बेटे के पास ही है। और हम यहाँ टेंशन में है कि ये मंगल तो नीच का है इसका, ये तो बंदा दबंग है, ये तो हार मानता ही नहीं है। तो नीच का परिणाम कहाँ मिल रहा है? नीच का तो उसको नहीं मिल रहा। अब ऐसा थोड़ी है कि एक समय आएगा, उस समय पर आके ही वो दबंग होगा। उम्र का असर होता है, पर वो अचानक से तो नहीं हो जाएगा ना। भाई कुछ चीजें तो बचपन से चल रही है ना, वो अपने उस नेचर को अचानक से नहीं छोड़ देगा। उसमें कुछ टेपरिंग होती रहती है नेचर में, अपनी उम्र के अनुसार। वो टेपरिंग कुछ नहीं होती, वो थोड़ा अपने आप को अनुकूल बना लेता है अपनी सिचुएशन के, समझ आ जाती है उसको कुछ मामलों के अंदर आप। तो तो हमेशा इसका एक्टिव मतलब। रहता है। सुपर एक्टिव कब रहता है, ये प्रश्न होना चाहिए। सुपर एक्टिव का मतलब है अब इसका असर मेन चार्ट से ज्यादा रहेगा, जब नवम भाव का स्वामी कौन है, उस ग्रह के जागने की उम्र नवमांशा के को सुपर एक्टिव बनाती है। मान लो कर्क तो लगन है, कर्क लगन में नवम का मालिक गुरु है, गुरु जागेगा 32वें में, 16वें में भी जाग सकता है, 32वें में भी जाग सकता है। अब उसमें भी पेच है, अगर गुरु बहुत अच्छा है तो 16वें में जाग जाएगा, नवमांशा 16वें के बाद भी फुल फुल काम करेगा, 32 में तो जागेगा ही जागेगा। यानी कि अब नवमांश कुंडली के ग्रह के जो रिजल्ट है वो ज्यादा मिलेंगे। ज्यादा क्या मतलब, अब उसके नेचर में परिवर्तन कुछ हद तक होगा। किसके अनुसार होगा? अब मान लो बंदा कर्क लगन का है, नवमांश उसका मकर लगन का है, और कर्क लगन क्या है कि वो उसके पेट में बात नहीं पचती, और मकर क्या है, मकर बात बताता नहीं। देखो डिफरेंस देखो, मकर के पेट में बात नहीं पच, सॉरी कर्क में बात नहीं पेट में पच रही, और मकर वाला बात बता के नहीं देता, सिक्रेटी हो जाता है। तो क्या होगा, 32 साल के बाद उसको समझ आने लगेगा, बेटा हर जगह तो बोलता रहता है ना, कुछ जा जाया के अपने इमोशंस को व्यक्त करता रहता है, लोग इसका फायदा उठाते हैं। तो धीरे धीरे वो उन लोगों को सिलेक्ट कर लेगा कि जिनके सामने तुझे नहीं बोलना है। अब परिवर्तन पूरा नहीं हुआ, पर ये कुछ लोगों के सामने वो कीप डिस्टेंस रखेगा। अब उसे पता है ये मेरा खास निजी आदमी है, या मुझे इससे कोई चिंता का विषय नहीं बनता, उसके सामने फिर वो जैसा था वो वैसा वैसा व्यवहार करेगा, उसको हर बात बोल देगा। तो कभी आदमी को लगेगा यार बदला तो मैं नहीं हूं। ऐसा 50 साल की उम्र तक भी लगता है, 60 साल की उम्र तक भी लगता है इंसान को, कि मैं बदला नहीं हूं, पहले का पहला हूं। पर दूसरे लोग कहते हैं तुम बदल गए हो बहुत ज्यादा। तो ये वेरिएशंस अगर हम डीप में जाके देखते हैं तो होता है।
है सब ये लगन कुंडली नमाज कुंडली का बड़ा विस्तृत विवेचन हो जब। हाँ, चलो आगे चलते हैं। प्रिया दुबे जी। धन्यवाद। गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, ये जो आपने ऋण के उपाय बताए हैं, जैसे कि साल में एक बार 108 को भोजन कराना है, मजदूरों को और कुत्तों को और किसको था, गाय को, तो ये साल में एक बार जो कराना है, ये सारे ऋण के उपाय हैं। तो 3 साल या 5 साल तक कंटिन्यू करवाना होता है, उसके बाद बंद कर देना होता है? तो देखो, क्या दो ये दो ऋण? बातें हैं प्रिया जी। पहली बात तो जो ऋण आ रहा है, ऋण से संबंधित उस बंदे को क्या प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है कि कम हो रही जी। है, ये डिसाइड करना होता है। ये कोई फिक्स नहीं है। ओके। जैसे एक आदमी को जालिमाना ऋण है, जालिमाना ऋण का असर व्यक्ति के ऊपर कुछ कुंडलियों में ज्यादा होता है, किसमें कम होता है। जी। जालिमाना ऋण से हो ये रहा है कि उसको काम काज में स्थिरता नहीं है, जी। स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, हम्म। नौकरी में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, या व्यापार में हम्म। बिल्कुल स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, जी। और उसके वर्कर्स हम्म। उसका साथ नहीं देते हैं बल्कि उसको नुकसान पहुंचाते हैं। जी। तो हमने सिम्टम्स को मिलाना है। सिम्टम कह ओके। रहा है कि यार इसका तो जालिमाना ऋण कुछ ज्यादा ही प्रभाव दिखा रहा है। हम्म। बंदा अपनी लेबर से ही परेशान है, हम्म। उसके धंधे को फेल करने में उसका स्टाफ और लेबर ही जिम्मेवार निकलती है। हम्म। वो कहता है ऑर्डर मैं ले आता हूँ, फायदा भी मुझे हो जाता है, पर कोई ना कोई ऐसा मेरा स्टाफ में निकलता है, वो मुझे साथ चीटिंग कर लेता है। जी। एक साथ मान लो 5 आदमी भाग गए उसके लेबर के, या स्टाफ का जी। 5 आदमी भाग गए, 7 थे 5 भाग गए, जी। होगी ना समस्या उसके साथ। हाँ जी। हाँ जी। तो वो कह गया यार बताओ, 2 महीने अच्छा काम चला, अब 2 महीने तक मैं नया बंदे लेके आऊंगा, फिर उनको सिखाऊंगा, फिर करूंगा। वो कहता जी। है जी जी। मेरे साथ तो हर साल यही हो रहा है। हम्म। हर महीने अब ये उपाय करना पड़ेगा। कितने टाइम तक करना पड़ेगा? जब तक उसके सिम्टम्स नलीफाई ना हो जाए। ओके। 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, पर करते रहना हाँ, पड़ेगा। अच्छा। करता रहेगा ज्यादा बढ़िया रहेगा। हम्म। उसके परिवर्तन कम हो जाएंगे, मतलब उसको जो दिक्कतें आ रही है। अच्छा, मतलब 10 साल तक, मतलब या लाइफ टाइम हर साल करता इसका रहे? कोई मैथमेटिक्स नहीं है प्रिया जी। ये मैंने ही अपने मन से कि भाई जो है बना दिया। मैं क्लास में हूँ सर, मैं करता। तो ये हमने बना दिया वैसे भाई कि मिनिमम इतना तो होना चाहिए, अपने अनुभव के आधार पर जो लोगों से हमने जो उपाय कराए, किसी से हम्म। 3 साल कराए, 5 साल कराए, तो एक वो बना दिया कि भाई ठीक है, इतने साल में लोगों का असर कम होना शुरू हो जाता है। अच्छा अच्छा। ठीक है गुरु जी। और एक साथ सारे कई ऋण के उपाय कर सकते हैं? जी 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 जी। जी। ठीक है गुरु जी। प्रणाम गुरु हाँ, जी। सुमीर जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। गुरु जी, आई नो नवग्रह काफी पर्याप्त है हमारे लिए स्टडी, और हम अभी बहुत ही स्टार्टिंग में हैं। बट नाड़ी ज्योतिष के अंदर नेपट्यून और यूरेनस को भी बहुत ज्यादा तवज्जो दिया गया है। क्या वो अलग प्ले करते हैं? क्या उसकी वजह से कभी कुछ ऐसा हो सकता है कि हम नहीं देख पा रहे लेकिन वो भी खेल खेल रहे हैं? सुमीर जी, यहाँ तो 9 ग्रहों से सुलटना ही महाभारत हो रहा है। मैं वही कह रहा हूं, हमें नवग्रह ही नहीं पर्याप्त है, मगर दो नाड़ी तीन ज्योतिष। 2-3 और ला के टिका देंगे तो ये तो वैसे ही एंडलेस हो जाएगा। इन 9 ग्रहों से ही लगता है कि एक जीवन काफी नहीं है। यहाँ तो 2-4 जीवन जीवन बिताने पड़ेंगे, जब जाकर के चीज समझ में आएगी। ज्योतिष के 9 ग्रहों पर ही हमारे ऋषियों ने इतना लिटरेचर लिख रखा है कि पूछो मत। वही नहीं काम हो सकता। अगर आप पुराने ग्रंथ पढ़ने लग जाओ, मनसागरी है, मानसागरी है, जातक परिजात है, फिर वरद पराशर होरा शास्त्र है, ये तो मैं बड़े बड़े ग्रंथ नामी ग्रामी बता रहा हूँ आपको, पता नहीं कितने हैं। गर्ग संहिता है। गर्ग ऋषि, अब गर्ग ऋषि का नाम बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा। उन्होंने ज्योतिष पे बहुत बड़ा लिख रखा है, ग्रंथ लिख रखा है उन्होंने। प्रशन मार्ग है। प्रशन मार्ग बहुत बड़ा बुक है, वो अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस है। मतलब ये अपने आप में ऐसे ऐसे 5-5 साल के प्रोजेक्ट है ये। और फिर उसमें विश्लेषण करना, कौन कितना ठीक है, कौन कितना गलत है, किसकी
बात ज्यादा सटीक बैठती है, किसकी नहीं बैठती है, कहाँ से हम समझे। फिर पराशर ऋषि के बाद जैमिनी आ गए, भृगु जी थे। मतलब भृगु संहिता इतनी बड़ी है कि पढ़ना ही असंभव है सही मायने में, इतना कुछ उसमें लिखा हुआ है। और फिर ज्योतिषाचार्यों की खुद की टिप्पणी, उनका खुद का ऑब्जर्वेशन। मतलब 60-70 तो आपको ऐसी बुक मिलेंगी जिनको आपको देख के लगेगा यार ये पढ़े बगैर तो गुजारा ही नहीं होगा। अभी जो हम ज्योतिष सीख रहे हैं, समझा रहे हैं, तो 5% भी नहीं है, और हम 5% से बहुत एक्यूरेसी की उम्मीद कर रहे हैं। और मेरा अपना मानना है कि 9 ग्रह सुफिशिएंट है। और ना तो नाड़ी ज्योतिष में वो चीजें आई है। वो अभी क्या हो रहा है कि जब किसी से कोई चीज नहीं निकलती तो किसी चीज का बहाना मार देगा, ठीक है ना। तो जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन्स में कोई असर ना हो तो कह देगा भाई चाय पी थी क्या, कॉफी पी थी क्या, चाय नहीं पीनी, कॉफी नहीं पीनी, अच्छा इलायची बिल्कुल नहीं खानी, कोई भी खुशबूदार चीज नहीं खानी, कोई खुशबू लगानी नहीं, कोई ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। अब ये वही उसको यूज करेगा जो बिल्कुल एकदम साधु संत महात्मा टाइप का आदमी होगा, जो ना खुशबू लगाता है, ना खुशबू खाता है, ना और करता है बहुत सी चीजें। इतना कर करके अगर वो कर रहा है तो वो पार पा जाता है। तो मेरा ये मानना है, ये जब ये आए थे नेपचून जी महाराज और ये प्लूटो जी महाराज, तो मैंने इन पे दिमाग खपाई करी थी। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं महाराज जी, अभी आप शांत रहें, अभी हम आपको नहीं पढ़ना चाहेंगे, है ना। क्योंकि आप देखें तो कितने साल के बाद ये लौट करके आते हैं, इनका टाइम पीरियड कितना है जो उसमें व्याख्या है, और ये नई व्याख्या है, कोई वो नहीं है। और नयों पे तो इतने नए लोगों ने करा है कि उनको खुद को ज्योतिष का पूरा ज्ञान हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं। उन्होंने सॉफ्टवेयर में डाल दिए, बोला नए आ गए तो डाल दो, तो डाल दिए कुछ ना कुछ बना करके। क्योंकि मैंने इसलिए हमारी ये ये जो साइंस है, ये पूरी की पूरी हमारी क्लासिकल टेक्स्ट बेस ज्यादा है। उसमें हम परिवर्तन सिर्फ इतना करते हैं कि घर है, बंदा अब घर ले रहा है, तो वो फ्लैट भी हो सकता है, अपार्टमेंट भी हो सकता है, डुप्लेक्स भी हो सकता है, उसमें बस इतना चेंज आया है। पर घर तो घर ही है। फोर्थ हाउस को हमने साइड में नहीं करा। अब वो खेत में घर बना रहा है तो भी फोर्थ हाउस ही लिया है, और फ्लैट बना रहा है तो भी फोर्थ हाउस ही लिया है, अपार्टमेंट है तो भी फोर्थ, और बिल्डर फ्लोर में रह रहा है तो भी वो फोर्थ हाउस ही है। उसको चेंज नहीं करा, यानी हमने मूल स्वभाव और मूल प्रकृति को ज्योतिष की हम नहीं हिला सकते, और पुराने ग्रंथों में इनका जिक्र नहीं। मैंने हाँ इसलिए कोई पूछा। करना चाहे कर ले, और नाड़ी का उसमें भी नहीं है सुमीर जी, मैं बता रहा हूँ, ये मैंने किसी नए विद्वान आदमी ने ये सब जोड़ा है, नाड़ी में भी नहीं। क्योंकि मैं या तो फिर मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि एट द सेम टाइम ये कुछ साल पुरानी बात है। मैं कोई चीज को सीखना चाह रहा था, तो मैं चंद्रकला नाड़ी एक किताब पढ़ रहा था, और साथ में एक और हम्म। हो सकता है मेरी कंफ्यूजन हो। चंद्रकला नाड़ी केरला में बहुत पुरानी विधि है ये। तो उसके अंदर मैं जब कुछ रिसर्च करा था, उसमें एक ऐसा आ गया था कि जब वीनस प्लस नेपट्यून और इस ऐसा कुछ योग हो तो इस टाइप की बीमारी हो सकती है। एंड आई वाज वो शॉक्ड सब कि नया, वो सब नया है, वो सब ओके, नया है सुमीर जी, वो पुराना कूल नहीं है। अगर कूल। केरला की जो चंद्र नाड़ी का जो आप करोगे तो सब पुराने ग्रंथ हैं, ये बहुत पुराने ग्रंथ हैं ये, और इनमें इनका कोई जिक्र नहीं है। ओके, कूल, थैंक यू। तो जो नाड़ी है, शुक्र नाड़ी, चंद्र नाड़ी, ये सब पुराने ग्रंथों से आई हुई केरलाई पद्धति है ये, कर सकते हो। चलिए अब हो गया समय, बहुत बढ़िया। हर्षवर्धन जी बताइए। सर जी प्रणाम। प्रणाम। सर ये भृगु संहिता जो के बारे में किस कौन से ऑथर की लेनी चाहिए, क्योंकि काफी दिखाई दे रही है भृगु संहिता। एक्चुअली में हर्षवर्धन जी, मुझे भी पिछले 6-7 सालों में मैंने कोई नहीं पढ़ी है। ये बहुत पुराने समय में, अब मुझे खुद को याद नहीं 15 साल पहले पढ़ी थी या क्या, तो मुझे किसी ऑथर का नाम याद नहीं है।
तो कोई पुराना बात। ऑथर, पुराना ऑथर हो उसकी ले लें। हाँ, कोई भी पुराना ले लो। नए तो खैर लिखते भी नहीं है, खैर किसी ने ऐसे ही डाल दी होगी। एक समय चला था, ये बात होगी 2000 के करीब की, 2000 से लेके 2007-8 तक, जो भी फेमस एस्ट्रोलॉजर होता था रातों रात उसके नाम से कई बुक्स छपती थी। और उस एस्ट्रोलॉजर को भी नहीं पता होता था मेरे नाम से इतनी बुक छप गई है। मतलब वो पिरामिड पे भी छाप रहा है, वो ज्योतिष पे भी छाप रहा है, वो वास्तु पे भी छाप रहा है, हस्तरेखा पे भी छाप रहा है, वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी नाम उसका, और वो मतलब हर चीज पे छाप रहा है। तो जो चल जाए, जैसे भोजराज द्विवेदी, भोजराज द्विवेदी के हर एक पे मिल जाएगी आप। राधा कृष्ण श्रीमाली, कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो छोड़ रखी होगी। मतलब दुनिया भर की आपको ऐसे राइटर उस जमाने में थे जो रातों रात अपने चिपका करके बहुत बढ़िया तरीके से निकाल दिया करते थे। उससे भी पीछे जाने की जरूरत है। वहां थोड़ा सा आपको अच्छी शुद्धि मिल जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू वो सर, देख लेना वो कब की छपी हुई है, 90 से पहले की हो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ, मेहरा साहब। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, ये लाल किताब से रिलेटेड जो हमारे फ्रेंड एनिमी चार्ट है उससे रिलेटेड कुछ बहुत छोटे छोटे से डाउट है। जैसे हम सन एंड केतु को न्यूट्रल मान रहे हैं, तबकि केतु और राहु में कुछ एक दूसरे के कैरेक्टर्स भी होते हैं। तो इनमें क्या न्यूट्रल रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप देखा जा सकता नहीं, है? आप कहना क्या चाह रहे हो, मगर अगर ये दोनों साथ मिल जाएं तो कैसे रिलेशन है, या क्या? जी, मतलब किसी भी तरीके का लिंक बने तो क्या ये न्यूट्रल है या नेगेटिव ही नहीं नहीं, बिहेव काय का करते हैं इनका न्यूट्रल है? रिलेशनशिप? बिल्कुल न्यूट्रल नहीं। हाँ, तो राहु यानी केतु, नेगेटिव ध्यान रखें, रिलेशनशिप राहु होता है। केतु सूरज और चंद्रमा के दुश्मन है। जी। तो जी। इनसे अगर ठीक है। सूरज से संबंध बन जाए या चंद्रमा से संबंध बन जाए, वो अच्छा है ही नहीं। ठीक है जी। ठीक है। वीनस का एनिमी मून है, लेकिन मून जब न्यूट्रल की न्यूट्रल है बात वीनस आती से। है, ये जब ही है जब वो अलग अलग बैठे हुए हैं। कहीं अगर अच्छा। न्यूट्रल कोई चीज लिखा हुआ है, न्यूट्रल का मतलब है मैं अपने आप आकर के कुछ नहीं करूंगा। पर अगर हमें एक साथ बैठना पड़ गया तो न्यूट्रल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वो बात बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, क्योंकि ऐसा दो तीन प्लैनेट में आ रहा है कि ये उसको एनिमी बोलता है पर दूसरे के लिए वो न्यूट्रल हो जाता है। तो वो स्थिति में उसको कैसे हाँ, समझेंगे? मैं वो सूत्र समझाने का एक समझना चाहूँ। तरीका है। जैसे गुरु जी। का एग्जाम्पल है, और चंद्रमा का एग्जाम्पल है, बुध का एग्जाम्पल है। कि जैसे बुध और चंद्रमा, ये पिता पुत्र है। चंद्रमा पिता है, जी। बुध बेटा है। अब दोनों में बनती कहाँ है? नहीं बनती है। जी। अब हुआ क्या, चंद्रमा ने तो ये कह दिया कि चल यार, है तो मेरा बेटा, गड़बड़ कर रहा, करने दे। पर बुध मौका आने पर छोड़ता नहीं चंद्रमा को। बुध कहता है मैं माफ नहीं करूंगा। ये सारे प्रोसेस में सबसे ज्यादा नुकसान मुझे हुआ। चंद्रमा, सॉरी, बुध का मानना यह है कि मुझे पिता का स्नेह नहीं मिला। हम्म। मेरा नाम ये होना चाहिए था कि मैं बृहस्पति का पुत्र हूं। बृहस्पति का पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा सम्मान है, और सबसे ज्यादा विशाल भी है, और बड़ा बलशाली भी ग्रह है। पर मुझे उसका जो है पिता होते हुए भी मुझे नहीं कहा जा रहा, क्योंकि मैं तो नाजायज की श्रेणी में आ गया हूं। और उसको और भी ज्यादा गुस्सा इस बात का है कि बृहस्पति ने मुझे स्वीकार नहीं किया, बल्कि चंद्रमा को स्वीकार कर लिया, उनको तो माफ कर दिया। चंद्रमा पाँव में पड़ गए, उन्होंने कहा चल ठीक है, मैं तुझे माफ करता हूं। उन्होंने क्या कमाल की बात है, जिसने पाप किया उसे माफ कर दिया, पर मुझे स्वीकार नहीं किया, मेरी मां को स्वीकार नहीं किया। तो ये हुआ क्या? उन्होंने कहा सारा सारा तो मेरे ऊपर आफत आ गई, कि मेरा क्या कसूर है? मेरा जन्म तो बृहस्पति के आश्रम में हुआ। तो बृहस्पति की, तो बुध कहता है कि मैं चंद्रमा को नहीं बख्शने वाला, बेशक बृहस्पति ने बख्श दिया। अब ना तो बृहस्पति बुध से वो करते वैरबाजी, ना ही चंद्रमा बुध से वैर रखता।
पर बुध दोनों से रखता। तो ये थ्योरी जो है माइंड सेट की थ्योरी है कि एक आदमी के मन में रह गया नेगेटिव पॉइंट, अब वो चीज को भूल नहीं पा रहा है, इसलिए वो उससे एनिमिटी रखता है। पर बुध जो है सूरज के साथ बड़ा अच्छा हो जाता है। तो कोई ग्रह किसके साथ कैसा है कैसा नहीं, ये उसके अपने माइंडसेट के ऊपर है, उसके नेचर के ऊपर है। ठीक है। तो जो न्यूट्रल हैं वो सिचुएशनली बिहेव कर सकते हैं, कभी जो पॉजिटिव न्यूट्रल हो सकते हैं कहने में कभी न्यूट्रल नेगेटिव। है, परंतु वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन भी व्यवहार प्रकट करते हैं। जैसे अक्सर मैं कहता हूं कि गुरु और शुक्र दोनों की फिलॉसफी अलग है। गुरु की फिलॉसफी अलग है, शुक्र की फिलॉसफी अलग है। जी गुरु कहता है कर्म वो करो जिससे पिछले जन्मों का नेगेटिव परिणाम जो है, दुष्परिणाम है, वो खत्म हो जाए और अगला कोई नया कर्मा जनरेट ना हो। शुक्र कहता है इस सब फिलॉसफी में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जीवन एक है, इसको भरपूर एंजॉय करो। जो मन कर रहा है, जो आपका इमोशंस कर रहा है, उसको भरपूर करो, भरपूर तरीके से जियो। पाप पुण्य के चक्कर में पड़ेंगे तो भाई हम भरपूर नहीं जी पाएंगे। शुक्र की फिलॉसफी है जो चीज जहां पसंद आ जाए अपने मन का कर लो। शुक्र की फिलॉसफी है कि घर में एक पत्नी है पर जंगल में घूमने गए और वहां कोई और भी पसंद आ गई, अपन उससे भी शादी कर लेंगे। तीसरी कोई पसंद आई, हम उसको भी पसंद। वो कहता है मैंने स्त्री को भाई परेशान नहीं करना। शुक्र हूं मैं तो खुद फेमिनिस्ट हूं। मैंने किसी औरत को परेशान नहीं करना। किसी औरत ने आग्रह कर दिया सामने से कि तुम मुझे बड़े अच्छे लगे, अब मैं उसे निराश कैसे करूं? वो कह रही है शादी कर लो, मैं कर लूंगा। बृहस्पति की फिलॉसफी बिल्कुल अलग है। पर जब भी बृहस्पति और शुक्र किसी की कुंडली में एक साथ बैठ जाएंगे, अब देखो क्या होना चाहिए, आपस में लड़ाई होनी चाहिए। भाई होनी चाहिए, दोनों की फिलॉसफी बिल्कुल अलग है और दोनों एक दूसरे से शत्रुता रखते भी हैं, बट दोनों दोनों बिल्कुल झगड़ा बंद कर देंगे। और इसे कहा गया गूढ़ विज्ञान योग, कि ऐसा व्यक्ति बहुत गहरा ज्ञानी व्यक्ति होगा, बड़ा अच्छा फिलोसफर होगा, बहुत बात की मर्म में जाने का प्रयास करे, उथली बातों के चक्कर में नहीं पड़े, बहुत गहरा। अब बताओ कहां झगड़ा हो रहा है? दोनों मिलके उस आदमी को ज्ञान दे रहे हैं। उसको शुक्र का ज्ञान भी दिया जा रहा है, उसको गुरु का ज्ञान भी दिया जा रहा है, दोनों बिल्कुल नहीं झगड़ा कर रहे। इसीलिए तो गुड़ ज्ञान योग बन गया वो। जी तो सिचुएशनल भी बहुत होता है ग्रहों में, जी है ना। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है लाल किताब से। सन अगर 9th हाउस में होता है तो नोट्स में था कि क्या बोले चांदी आप? नाइन्थ चावल हाउस और में क्या होता है? सूर्य। सूर्य, हाँ। तो चांदी चावल और दूध दान किया जा सकता है। मैं ये सूत्र समझना चाहता था कि ऐसा हमने क्यों कहा। पहले तो कारण में जाना है कि हमने दान करना क्यों है। जी जी जी। सूर्य क्या कमजोर हुआ है? अगर बिना सूर्य कमजोर, देखो पहली बात तो गुरु के घर में गया सूरज, वहां वो क्यों दुखी है? वो तो दुखी है ही नहीं, तो काय को दान करना? उपाय जब करना है जब वो खराब हो रहा है, जब खराब हो ही नहीं रहा। खराब कैसे होगा? देखना है क्या उसकी जड़ के अंदर कौन है, और ठीक है, मैं उसकी। समझ गया, बस इतनी बात से हाँ, वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अगर वो जब वीक जाकर, हो रहा है और चावल तो सर वगैरह ये चांदी सब चीज चावल जो दान दान है, किस स्थिति वो में करते हैं जब चंद्रमा से चंद्रमा मदद कमजोर हो। प्राप्त करने के लिए है। जी सूरज को चंद्रमा बल देता है, गुरु बल देता है, मंगल बल देता है, उनका वो प्राप्त करने के लिए। ठीक तो है। सर ये चांदी चावल वैसे दान करना चाहिए, ये तो जनरली अच्छा ही है रखना, नहीं, क्योंकि ये तो ऐसा प्रोस्पेरिटी क्यों शो अच्छा करता है। है? ऐसा क्यों अच्छा है? किसी डॉक्टर से पूछो कि मेरा बी कॉम्प्लेक्स मैंने टेस्ट कराया था, बी विटामिन बी क्या बोलते 12 चेक कराया था, पूरा आ रहा है बिल्कुल एकदम 900 चाहिए, 950 आ रहा है। क्या मैं B12 का कैप्सूल रोज खा सकता हूँ? क्योंकि उसमें बड़े फायदे बताए गए लोगों ने। तो डॉक्टर कहेगा बाले बंद कर इसको, और तो खाना ही नहीं, सप्लीमेंट छोड़ अब तो तू। जिसमें B12 है वो भी मत खा भी 20-25 दिन, महीना 2 महीना। क्यों? क्योंकि वो हमने करना क्या है? हमने तो जब इलाज करना है जब कोई ग्रह पीड़ित है,
बिना पीड़ित हुए खामखाई का करने से कोई मतलब नहीं। यानी फिर चंद्रमा करें, कमजोर होगा तो दान करेंगे, नहीं तो नहीं। हाँ वो भी देखना पड़ेगा लक्षण क्या आ रहा है, अच्छा बिना लक्षण के आधार पर नहीं। सर, कोई एक सिचुएशन बता दीजिए जिसमें चांदी, चावल या दूध दान किया जा सकता है, कोई भी एग्जांपल में। नहीं देखो, जेब अगर भरी पड़ी है तो मेहरा साहब फिर तो कोई उसका लक्षण की जरूरत नहीं नहीं है। सर, वो नहीं पूछ और रहा चांदी हूँ। चूंदी जो है मैं भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। जरूरी नहीं मंदिर में ही जी जाना पड़े आपको, मैं भी एक्सेप्ट कर लेता जी। हूँ। है तो अगर ज्यादा ही मन हो रहा है देने का तो फिर नहीं बात नहीं सर, अलग है। मैं खाली चांदी के चंद्रमा की चीज दान करना किस स्थिति में बनता है वो एक एग्जांपल समझना चाह रहा नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसा नहीं, कोई बहुत सारे विन विन सिचुएशन हो सकती है ना, इसका कोई एक उससे नहीं कहा जा सकता। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरु।